ये इस मानहवा का दूसरा सीजन है, इसलिए अगर आपने अब तक इसका पिछला सीजन नहीं देखा तो यहाँ आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर पहले उसे देख लें। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि कॉलेरा का एपिडेमिक हुए 2 साल से भी ज्यादा वक्त हो चुका था। जियाजी के साल में टाइपिंग कल्ट ने जुलू काउंटी और उसके आसपास की टेरिटरीज पे कब्जा कर लिया था, लेकिन वोंगवा के 2 साल तक येजो और आनजो में घूमते हुए लोगों का इलाज करने की वजह से टाइपिंग कल्ट वहां के लोगों का सपोर्ट हासिल नहीं कर पाई। इस वजह से उनके लीडर ने गुस्सा होकर ऑर्डर दे दिया कि चिंगझोउ काउंटी को निपटाने के बाद वो लोग आनझोउ की ओर बढ़ेंगे। वहीं वोंगवा को भी लगातार हुआबॉक के साथ कुछ बुरा होने के सपने आए जा रहे थे, इसलिए उसने अपनी मां से कहा कि वो अपने भाई के पास आनजाओ में जा रहा है। इसके बाद सीन आनजाओ की शोझांग नाम की काउंटी पे शिफ्ट होता है। हमें टाइपिंग कल्ट की इस काउंटी की ब्रांच दिखाई जाती है। एक बंदे ने अपने मेन हेड के आगे झुकते हुए बताया कि हमें एक मैसेज भेजा गया है। उन्होंने कहा है कि ये एक अर्जेंट रिपोर्ट है। उसकी बात सुन मेन हेड वो लेटर उठाते हुए पढ़ने लगा। लेटर में लिखा मैसेज पढ़कर उसके एक्सप्रेशन सीरियस हो गए। इस बंदे का नाम यीजी है और ये बंदा टाइपिंग कल्ट की आंजो ब्रांच का मेन हेड होता है। वो बोलने लगा कि आखिरकार हमारे सेक्ट लीडर ने एक्शन ले लिया है। सामने झुके हुए बंदे ने पूछा कि मैटर क्या है। मेन हेड ने बताया कि लेटर के मुताबिक चिंगझोउ का मेन हेड येलो टर्बन आर्मी लेकर ताइशान काउंटी की ओर बढ़ रहा है। इसका मतलब कि वो लोग पक्का शानयांग काउंटी की ओर बढ़ रहे हैं, और चूंकि आंजो की लोकल गवर्नमेंट का बेस शानयांग काउंटी में है, इसलिए येलो टर्बन आर्मी पक्का उन्हें खत्म करने जा रही है। लेकिन उससे पहले वो लोग दोंगपिंग से होते हुए हमें निपटाएंगे। ये सुन वो झुककर बैठा हुआ बंदा पूछने लगा कि तो क्या फिर हमें भाग जाना नहीं चाहिए? तभी यीजी ने एक स्पीयर उठाते हुए कहा कि ऐसा करने से अनगिनत आम लोग मारे जाएंगे, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम जाओ और आनजाओ से लेकर दोंगपिंग तक की टाइपिंग कल्ट की सारी ब्रांचेस से अवेलेबल कल्ट मेंबर्स को इकट्ठा करो। उसकी बात सुन वो बंदा हैरान हो गया। तभी यीजी ने अपना स्पीयर घुमाते हुए कहा कि अब जबकि हमारे पास प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ है तो हमें उसे अच्छे से प्रोटेक्ट करना ही चाहिए। अब मेरा ये आदेश कल्ट के हर मेंबर तक पहुंचा दो। हम येलो टर्बन आर्मी के खिलाफ खड़े होने वाले हैं। वहीं हमें दूसरी ओर आंजो की दुंचू काउंटी ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। ख्वाबुक वोंगवा को यहां आया देख सरप्राइज्ड होकर पूछने लगा कि तुम यहां क्यों आए हो? वोंगवा ने उसे बताया कि आप कुछ दिनों से मेरे सपने में आ रहे थे, जिस वजह से मैं परेशान हो रहा था, इसलिए मेरे पास यहां आने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। फिर उसने आगे ख्वाबॉक से कहा कि अभी के लिए मैं आपके साथ ही रहूंगा। ख्वाबॉक भी उसकी बात सुनकर सरप्राइज्ड हो गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों चाय पीते हुए बात करने लगे। वोंगवा ने ख्वाबोक को बताया कि माँ को भी ऐसे ही सपने आ रहे हैं और वो काफी चिंतित है। सामने से ख्वाबोक बोलने लगा कि लेकिन ये तो सिर्फ एक सपना ही है ना? ये सुन वोंगवा पूछने लगा कि क्या एक ही सपना 10 दिनों से भी ज्यादा आए जाना कुछ अजीब नहीं है? ख्वाबोक ने भी उसकी बात से अग्री किया। फिर वोंगवा ने आगे पूछा कि वैसे ये गवर्नमेंट ऑफिस इतनी खाली खाली क्यों लग रही है? क्या कुछ हुआ है? ख्वाबोक ने उसे जवाब देते हुए बताया कि गवर्नर लूदाई ने सोल्जर्स के लिए रिक्वेस्ट की थी, इसलिए मैंने उन्हें री-इन्फोर्समेंट्स भेज दी, और साथ ही मैंने उनके यहाँ पेट्रोलिंग करने के लिए कुछ लो रैंकिंग ऑफिशियल्स भी भेज दिए हैं, इसलिए ये जगह इतनी खाली लग रही है। वहीं वोंगवा लूदाई के बारे में सोचने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि हिस्ट्री के हिसाब से तो लूदाई को येलो टर्बन रिबेलियन खत्म हो जाने के और एंटी दोंगझो अलायंस के क्रिएट होने के बाद ही आंजो का गवर्नर बनना चाहिए था। क्या ये सब चीजें मेरे अटेंडिंग इंपीरियल सेंसरेट बनने की वजह से बदल रही है? मैं ये समझ सकता हूं कि वो इन सब केओस की वजह से एंग्शियस होगा, लेकिन फिर भी मुझे इस बात पे यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि उसने मेरे भाई से सोल्जर्स मांगे हैं, जबकि आंजो में तो अभी येलो टर्बन रिबेलियन हुआ भी नहीं। क्या ख्वाबोक ने सारे सोल्जर्स भेज दिए होंगे? ये सोच वोंगवा ने अपने भाई से पूछा कि अब दुंचियू काउंटी के रिजर्व फोर्स में कितने सोल्जर्स बचे हैं। ख्वाबोक ने बताया कि तकरीबन 1000 से थोड़े ज्यादा। जवाब सुन वोंगवा परेशान होते हुए सोचने लगा कि इसने तो सारे के सारे रेगुलर ट्रूप्स को भेज दिया लगता है। अब तो ये जगह एक खाली घर के बराबर ही है। उसने ख्वाबोक से पूछा कि लेकिन अगर यहाँ इतने कम मिलिट्री सोल्जर्स हैं तो क्या इससे पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने में दिक्कत नहीं होंगी? ख्वाबोक ने उसकी बात से अग्री किया और कहा कि लेकिन जब गद्दार लोग इस दुनिया को धोखा दे रहे हो तब मैं अपने ट्रूप्स को ऐसे ही कैसे रहने दे सकता हूं? येलो टर्बन आर्मी के काम हाथ से बाहर निकल रहे थे, इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया। वोंगवा उसकी बात सुन सोचने लगा कि ख्वाबोक की ईमानदार पर्सनालिटी को मैं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही जिद्दी है। तभी ख्वाबोक ने बताया कि ये जो आंजो और सिली में रिबेलियन नहीं हुआ है, और ऊपर से दोंग काउंटी जीजो और चिंगजो से काफी दूर है जहां रिबेलियन हो रहा है। इसीलिए मैंने ये सोचकर ट्रूप्स को भेज दिया है कि हम पर अभी के अभी खतरा नहीं आने वाला, और सबसे जरूरी बात कि शानयांग काउंटी दोंग काउंटी के काफी नजदीक है, इसलिए अगर इमरजेंसी हो भी गई तो मुझे पता है कि उनके ट्रूप्स येलो टर्बन आर्मी से ज्यादा होंगे। वोंगवा ने उसका एनालिसिस सुन मन ही मन सोचा कि ये गलत नहीं बोल रहे, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब तक आंजो पे अटैक ना हो।
एक्चुअल हिस्ट्री या द रोमांस ऑफ थ्री किंगडम्स नॉवल, किसी में भी येलो टर्बन आर्मी ने आंजौ पे अटैक नहीं किया था। लेकिन अभी चीजें हिस्ट्री के हिसाब से नहीं हो रही। क्या हम वाकई में इस बात पे श्योर हो सकते हैं कि आंजौ पे अटैक नहीं होगा? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक अनजानी घाटी दिखाई जाती है। पहाड़ों के बीच जंगल में काफी सारी मशालें जल रही थीं। ये टाइपिंग कल्ट के लोग होते हैं जो हथियारों के साथ आगे बढ़ रहे थे। तभी सबसे आगे चल रहे लीडर ने अपने पीछे आ रहे बंदों से कहा कि एक दूसरे के पास रहो और अपने आगे चल रहे बंदों से अलग मत होना। अगर हम बस इस पहाड़ को पार कर ले तो हम ताइशान काउंटी की एंट्रेंस तक पहुंच जाएंगे। लेकिन वो सब लोग इस बात से अनजान थे कि कोई आदमी उन्हीं पे अपनी नजरें गड़ाए हुए था। एक आदमी पहाड़ पे खड़ा अपने नीचे से गुजर रहे उन टाइपिंग कल्ट के बंदों को देख रहा था। उसके पीछे काफी सारे और बंदे भी हथियार लेकर खड़े हुए थे। तभी यीजी ने अपने बंदों को प्लान शुरू करने का ऑर्डर दिया। उसके बंदों ने भी उसे सल्यूट करते हुए ऑर्डर रिसीव किया। एक बंदे ने अपना तीर कमान निकाल लिया। उसने निशाना लगाकर तीर हवा में छोड़ दिया। वो तीर तेज आवाज करता हुआ उन टाइपिंग कल्ट के बंदों के ऊपर से जाने लगा। उनका लीडर एक विस्लिंग एरो देखकर हैरान रह गया। तभी अचानक उन पर कहीं से आग वाले तीर आने लगे। तीर लगते ही उनके आगे वाले पेड़ में आग लग गई। तभी किसी ने उन बंदों पर भी तीर चलाना शुरू कर दिया। ये तीर पेड़ों में छिपकर बैठे लोग चला रहे थे। वो लीडर अपने ऊपर एम्बुश हुआ देखकर पूरी तरह से डर गया। उसने चिल्लाते हुए अपने बंदों को रिट्रीट करने का ऑर्डर दिया। वो पेड़ों में छिपे बंदे अभी भी उन पर तीर बरसाए जा रहे थे। टाइपिंग कल्ट के बंदे आग और तीरों से पैनिक होकर वहां से भागने लगे। उनके लीडर ने चिल्लाते हुए उनसे कहा कि जिस डायरेक्शन से हम आए थे उसी डायरेक्शन में भागो। ऊपर खड़ा यीजी भी उन्हें वापस भागते हुए देख रहा था। उसने पूछा कि क्या ये लोग एडवांस्ड पार्टी है? लगता है इन लोगों ने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली हुई है। ये लोग जिस रास्ते से आए हैं वहीं से वापस भागने के बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इन्हें पता नहीं है कि जब दुश्मन के पास अपर ग्राउंड हो तो सिचुएशन कितनी खतरनाक होती है। उसने तुरंत ही अपने बंदों को हमला करने का ऑर्डर दिया। यीजी का ऑर्डर पाते ही उसके बंदे तुरंत ही हथियार लेकर नीचे कूद गए। उन्होंने टाइपिंग कल्ट के बंदों का रास्ता ब्लॉक कर दिया। वो जाकर सीधा उनके सामने खड़े हो गए। तभी उनमें से एक बंदे ने अपने साथियों को हमला करने का ऑर्डर दिया। टाइपिंग कल्ट के बंदों की तो उन्हें देखकर हालत ही खराब हो चुकी थी। यीजी के बंदों ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया था। वो लोग काफी जोश में लग रहे थे। वो एक के बाद एक उन बंदों को मारे जा रहे थे। टाइपिंग कल्ट के लोग यीजी के बंदों के आगे बिल्कुल भी नहीं टिक पा रहे थे। पास ही खड़ा उनका लीडर डरते हुए ये नजारा देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है। वो हमला और आग का अटैक दोनों एक साथ होने से काफी पैनिक हो गया था। उसने चिल्लाते हुए अपने बंदों को ऑर्डर दिया कि जहां से हम लोग आए थे उस डायरेक्शन में आगे बढ़ो। फाइट लेते वक्त एक दूसरे के नजदीक रहो। अपनी बैटल फॉर्मेशन बिल्कुल भी मत तोड़ना। वो ये सब बोल ही रहा था कि एक स्पीयर तेजी से उसकी ओर आने लगा। वो जाकर सीधा उसके पीछे पत्थर में लग गया। ये देखकर उस बंदे के चेहरे से पसीना छूटने लगा। तभी उसके सामने खड़ा यीजी बोलने लगा कि तो तू ही वो कमीना है जिसने हजारों आम लोगों को उनकी मौत की ओर लीड किया है। सामने से वो बंदा भी चिल्लाते हुए बोलने लगा कि अपनी बकवास बंद करो। हम लोग तो बस इस सड़ी हुई दुनिया में अच्छा फॉर्चून फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना बोल वो तुरंत ही यीजी की ओर आगे बढ़ने लगा। वो उसे कमीना कहकर बोल रहा था कि तुझे कुछ भी पता नहीं है और तू हमारे ग्रेट काम में दखल डालने की कोशिश कर रहा है। तभी यीजी ने अपने स्पीयर के एक ही स्ट्राइक से उस बंदे का अटैक रोक लिया और फिर बिना वक्त गवाए तुरंत ही उस बंदे पे वार कर दिया। ये वार सीधा उस बंदे की बॉडी पे लैंड हुआ। उसने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा कि मुझे सब कुछ बहुत ही अच्छे से पता है। वहीं वार लगने के बाद वो बंदा जमीन पे गिर पड़ा। टाइपिंग कल्ट के बाकी के बंदे भी अपने जनरल की ऐसी हालत देखकर चौंक गए। तभी यीजी बोलने लगा कि तुम लोग जहां से आए थे वहीं वापस भाग जाओ। तुम लोगों को ऐसी नीच जगह पे मरने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बात सुन वो बंदे तुरंत ही वहां से भाग निकले। इसके बाद सीन टाइपिंग कल्ट की ये जो ब्रांच पे शिफ्ट होता है। एक बंदा मेन हेड म्यून का नाम चिल्लाते हुए आवाज लगाने लगा। सामने बैठे म्यून ने उससे पूछा कि अभी इतनी सुबह सुबह क्या हो गया। उस बंदे ने परेशान होते हुए बताया कि सिली काउंटी के मेन हेड बोकाई ने आर्मी खड़ी कर ली है। बोकाई का नाम सुनकर म्यून हैरान हो गया। वो खड़ा होकर चिल्लाते हुए बोलने लगा कि यह नामुमकिन है। बोकाई के पास कल्ट लीडर का भरोसा हो सकता है लेकिन उसके पास सिली काउंटी में आर्मी खड़ी करने की पावर नहीं हो सकती। तभी उस बंदे ने बताया कि आर्मी सिली काउंटी में नहीं खड़ी की गई। उसने आर्मी यिंगचुआन की चांगशा काउंटी में खड़ी की है। चांगशा काउंटी का नाम सुनकर म्यून चौंक गया। वो गुस्सा होते हुए सोचने लगा कि मैंने उन्हें दबाने की बहुत ही कोशिश की थी लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लोग चांगशा काउंटी से आएंगे। ये एक डिजास्टर है। ये लोकेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हुआतुओ भी दुनच्यू काउंटी में है। अगर यिंगचुआन काउंटी टाइपिंग कल्ट के सामने हार गई तो वो लोग पक्का अंजो की ओर आगे बढ़ेंगे जो कि उन्हें अब तक एक कांटे की तरह चुभ रहा था। तभी सामने झुककर बैठा वो बंदा बोलने लगा कि बोकाई एक एक्सेलेंट वॉरियर है। एक बार उसने यिंगचुआन को जीत लिया तो वो यहां रुनान में जरूर आएगा। म्यूंग ने भी उसकी बात से अग्री किया।
उसने परेशान होते हुए आगे कहा कि इस बात का भी चांस है कि वो यहां मेरा सिर लेने आएगा। उसने मन ही मन सोचा कि अगर यिंगचुआन काउंटी टाइपिंग कल्ट से हार गई तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। इसका परिणाम चाहे जो भी आए, लेकिन हमारे लिए कोई एडवांटेज नहीं होगा। फिर उसने एक लेटर लिखते हुए उस बंदे को बताया कि मैं एक लेटर लिख रहा हूं, इसलिए लोयांग सिटी जाने के लिए एक पार्टी तैयार करो। उस बंदे ने तुरंत ही उसका ऑर्डर मान लिया। फिर उसने आगे पूछा कि क्या मैं इसे हमारे स्पाई के हवाले कर दूं? म्यूंग ने उसे मना करते हुए कहा कि यह लेटर सीधा इंपीरियल आर्मी को देना। इसके बाद हमें आंजौ की दुनचियू काउंटी ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वोन्हवा अपने भाई की ऑफिस के बाहर खड़ा आंजौ के बारे में ही सोच रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि हिस्ट्री में लिखे मुताबिक आंजौ पे इस टाइम पे कभी भी अटैक नहीं हुआ था। लेकिन क्या होगा अगर एक्चुअल में अटैक हुआ हो, लेकिन वो हिस्ट्री में लिखा ना गया हो? चाहे सच कुछ भी हो, लेकिन इस बात का पता लगाया नहीं जा सकता कि आगे की सिचुएशन कैसी होंगी। मुझे इसे स्टेप बाय स्टेप सोचना चाहिए। हिस्ट्री बुक्स और रोमांस ऑफ थ्री किंगडम्स नॉवल सबके मुताबिक येलो टर्बन रिबेलियन के दौरान हुए वॉर्स कुछ इस प्रकार से थे। सबसे पहला यूजो का बैटल, जिसे लूबेई और उसके भाइयों ने साथ मिलकर लड़ा था। फिर चिंगाजाओ का बैटल, और उसके बाद यिंगचुआन का बैटल, जिसमें काओकाओ ने पार्टिसिपेट किया था। ये जो की यिंगचुआन काउंटी का बैटल। वोन्हवा उस बैटल को याद करके चौंक गया। उसने मन ही मन कहा कि मैं वो बैटल कैसे भूल गया। हिस्ट्री के हिसाब से यही तो वो बैटल था जिसमें एक्सेलेंट परफॉर्मेंस दिखाने की वजह से काओकाओ को चांसलर बनाया गया था। वोन्हवा ये सब सोच ही रहा था कि तभी पीछे से किसी ने उसे आवाज लगाई। गार्ड ने किसी बंदे के साथ अंदर आते हुए वोन्हवा को बताया कि ये बंदा आपसे मिलना चाहता है। तभी वो बंदा दर्द से कांपते हुए वोन्हवा को बताने लगा कि मुझे म्यून नाम के बंदे ने रिकमेंड किया था कि यहाँ एक रेप्यूटेबल फिजिशियन आए हुए हैं। वोन्हवा म्यून का नाम सुनकर चौंक गया। उसने उन गार्ड को वहां से जाने को बोला। उनके जाने के बाद वोन्हवा ने उस बंदे को अपने पीछे आने के लिए कहा। तभी वो बंदा अपनी पॉकेट से कुछ निकालते हुए बोलने लगा कि आप तो वाकई में एक गॉडली फिजिशियन है। लगता है कि आपका चेहरा देखकर ही मैं ठीक हो चुका हूं। इतना बोलते हुए उसने एक लेटर वोन्हवा के हाथों में पकड़ा दिया। वोन्हवा तुरंत ही वो लेटर खोलकर पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि बोकाई ने यिंगचुआन की चांगशा काउंटी में येलो टर्बन आर्मी खड़ी कर ली है। ये एक्सपेक्टेड है कि झांग बाओ और झांग लियांग भी उसे ज्वाइन करेंगे। ये मैसेज इंपीरियल महल तक भी पहुंचा दिया गया है और इंपीरियल सोल्जर्स जल्द ही डिस्पैच हो जाएंगे। वोन्हवा ये पढ़कर परेशान होते हुए सोचने लगा कि ये तो हिस्ट्री के बिल्कुल भी आसपास भी नहीं है। अगर मैंने अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो मैं भी इसकी झपेट में आ जाऊंगा। लेकिन अगर ये थोड़ा भी हिस्ट्री के मुताबिक हो गया तो इतना सोचकर वो हल्के से मुस्कुरा दिया। फिर उसने लेटर वापस से बंद करते हुए उस बंदे से कहा कि मेरा ये मैसेज म्यूंग तक पहुंचा देना। उसे कहना कि यिंगचुआन में येलो टर्बन आर्मी को हार का सामना करना पड़ेगा, इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही 10 दिन बीत जाते हैं। हमें फिर से टाइपिंग कल्ट की जॉब ब्रांच दिखाई जाती है। एक बंदे ने म्यून को आवाज लगाते हुए बताया कि यिंगचुआन में बोकाई बहुत ही बुरी तरह से हार चुका है। साथ ही झांग बाओ और झांग लियांग ने भी रिट्रीट कर लिया है। म्यून उसकी बात सुन पूरी तरह से दंग रह गया। वो सोचने लगा कि ये तो बिल्कुल जैसा हुआ तू ने कहा था वैसा ही हुआ। तो जब उसने मुझे चिंता न करने को बोला था तो क्या उसका यही मतलब था? अगर उन लोगों ने मुझसे पूछा होता कि क्या मैंने उन्हें धोखा दिया है, तो मेरे पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं होता। आखिर ये वोन्हवा ने फ्यूचर में कितनी दूर तक का सोच रखा है। तभी सामने झुककर बैठे बंदे ने बताया कि किसी तरह यिंगचुआन में सब कुछ अच्छे से निपट गया, लेकिन आंजौ में सिचुएशन उतनी भी अच्छी नहीं है। सामने से म्यूंग ने कहा कि हाँ, मैं ये जानता हूं, अगर मेन हेड ईजी ने उनका सामना ना किया होता तो वो जगह कब की निपट चुकी होती। आगे उस बंदे ने म्यूंग से पूछा कि माय लॉर्ड, अब आगे आप क्या करने का प्लान कर रहे हैं? आपके एफर्ट्स की वजह से येजू के टाइपिंग कल्ट के मेंबर्स रिफॉर्म्ड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी रिबेलियन का खतरा तो बना ही रहेगा। और सबसे जरूरी बात कि कुछ कल्ट मेंबर्स आपकी एक्शंस के मुताबिक पलट भी सकते हैं। ये सुन म्यूंग ने कहा कि इसके बाद क्या होगा उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस दुनिया ने उन पर काफी लंबे वक्त तक अत्याचार किया है। लेकिन क्या तुम भूल गए कि हमने येजू के कल्ट मेंबर्स को कैसे कन्विंस किया था? इसकी वजह यह है कि अनगिनत लोगों की जिंदगी बचाई गई थी, एक ऐसे इंसान के द्वारा जिसे इसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें फिर से दुनचू काउंटी की प्रीफेक्चुरल ऑफिस दिखाई जाती है। बहुत सारे लोग वहां लाइन लगाकर जा रहे थे। अंदर वोन्हवा अपने डिसाइपल्स के साथ लोगों का इलाज कर रहा था। वोन्हवा ने अपना मास्क नीचे करते हुए गहरी सांस ली। तभी पीछे से हुआबुक ने पूछा कि तुम एक पल के लिए भी आराम किए बिना कैसे रह लेते हो? वोन्हवा ने यह सुन मुस्कुराते हुए बताया कि मैं आराम करने ही वाला था। थोड़ी देर बाद दोनों भाई बाहर टहल रहे थे। वसंत ऋतु शुरू हो चुकी थी। तभी हुआबुक झिझकते हुए वोन्हवा से बोलने लगा कि तुम्हारी वजह से काउंटी की पब्लिक सेफ्टी इंप्रूव हुई है, इसीलिए एक गवर्नर के तौर पे मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूं। वोन्हवा ने एम्बैरेस होते हुए उसे ये सब बातें बंद करने को कहा।
फिर ह्वाबोक उसे खुद का ख्याल रखने को बोल वहां से जाने लगा। वोनहुआ भी पीछे खड़ा उसे बाय बोल रहा था। तभी किसी ने वोनहुआ को मास्टर बुलाते हुए आवाज लगाई। ओबो ने वोनहुआ को बताया कि कोई आपसे मिलना चाहता है। वोनहुआ ने पूछा कि क्या ये कोई पेशेंट है। ओबो ने बताया कि ये कोई पेशेंट तो नहीं है, लेकिन वो बोल रहा है कि उसे आपको कोई जरूरी बात बतानी है। उसने कहा है कि आप ये जानकर उसे पहचान लोगे कि वो आंजो से म्यून के रिकमेंडेशन पे आया है। वोनहुआ उसकी बात सुन सरप्राइज हो गया। उसने ओबो से उस बंदे को क्लिनिक के पास वाले कमरे में लाने को कहा। थोड़ी देर बाद वोनहुआ उस कमरे की ओर जाने लगा। वहां पहुंचकर उसने कमरे का दरवाजा खोल दिया। वो सोच रहा था कि अगर इसे म्यूंग ने भेजा है तो ये पक्का वही बंदा होगा। वोनहुआ को देख टाइपिंग कल्ट का आंजो ब्रांच का मेन हेड यीजी भी खड़ा हो गया। यीजी ने उसे हुआतुओ बुलाते हुए ग्रीट किया। फिर उसने तुरंत ही घुटनों के बल बैठते हुए खुद को यीजी नाम से इंट्रोड्यूस किया। वो वोनहुआ को ग्रीट करते हुए बोलने लगा कि आखिरकार मुझे आंजो के सेवियर को मिलने का मौका मिल ही गया। उसने वोनहुआ से आगे कहा कि मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे दुनिया में चल रहे कैओस की वजह से यहां आने में देर हो गई। लेकिन मैं फिर भी आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। प्लीज इस वॉर की झपेट में आ चुके आम लोगों को बचा लीजिए। इस वॉर में बहुत सारे लोग मर रहे हैं। प्लीज उन पर दया दिखाइए। येलो टर्बन आर्मी के ज्यादातर लोग आम आदमी हैं, जिन्होंने कोई और चॉइस ना होने की वजह से ही उन्हें ज्वाइन किया है। प्लीज उनकी मदद कीजिए ताकि वो इस बेमतलब के वॉर में मारे ना जाएं। और सबसे जरूरी बात कि अगर आपने उनकी मदद नहीं की तो ताइशान प्रीफेक्चर से शुरू होकर आंजो खत्म हो जाएगा। वोनहुआ ये सुन अपने भाई की बताई गई बातें याद करने लगा। फिर वो भी तुरंत ही यीजी के सामने बैठते हुए पूछने लगा कि आंजो खत्म हो जाएगा से तुम्हारा क्या मतलब? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि येलो टर्बान आर्मी आंजो के ऊपर हमला करने वाली है? यीजी ने उसे बताया कि चिंगजो की येलो टर्बन आर्मी तकरीबन पिछले आधे महीने से ताइशान क्रॉस कर रही है। हमने अभी के लिए तो उन्हें ब्लॉक कर दिया है, लेकिन हमने सुना है कि उनके 50,000 लोग और आने वाले हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आंजो उस टाइपिंग कल्ट के लीडर झांग जियाओ के हाथों लग जाएगा। मैं तुमसे भीख मांगता हूं हुआतुओ, प्लीज हमारी मदद करो ताकि कम से कम ये वॉर एक दिन भी जल्दी खत्म हो सके। वोनहुआ उसे देख सोचने लगा कि ये मुझे बैटलफील्ड में जाने को तो नहीं बोल रहा होगा। इसका मतलब कि वो शायद मुझसे घायल लोगों का इलाज करने के लिए बोल रहा है। मैं अपनी फैमिली की वजह से ही अब तक बैटलफील्ड से दूर रहा हूं, लेकिन एक डॉक्टर के तौर पे ये मेरा फर्ज है कि मैं पेशेंट्स का इलाज करूं। अगर इसके कहे मुताबिक ताइशान प्रीफेक्चर हार गया और येलो टर्बन आर्मी यहां घुस गई तो ना सिर्फ आंजाओ बल्कि मेरा भाई भी खतरे में पड़ जाएगा। वहीं ये जी अभी भी वोनहुआ से आम लोगों की मदद करने के लिए बोल रहा था ताकि वो लोग फिर से नॉर्मल जिंदगी जी सके। तभी उसके सिर से कुछ निकलने लगा। बहुत सारी छोटी उड़ने वाली चीजें उसके सिर से ऊपर उठने लगीं। वोनहुआ भी ये देखकर हैरान रह गया। उसे वो दिन याद आ गया जब उसने इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर वोनहुआ को देखा था। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए सोचा कि तो यही थी तुम्हारी मेरे पास आने की वजह। फिर उसने यीजी की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा कि चलो साथ में चलते हैं। चलो जाकर जितनी हो सके उतनी ज्यादा जिंदगी बचाते हैं। यीजी भी उसकी बात सुनकर खुश हो गया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जीजो के आनापिंग प्रीफेक्चर की गुआनगजोंग काउंटी दिखाई जाती है। ये येलो टर्बन आर्मी का मेन बेस था। झांग जियाओ ने गुस्से से अपने सामने खड़े बंदे से पूछा कि साले तू ये क्या कर रहा है? क्या चांगशा काउंटी में इतनी बुरी तरह से हारना काफी नहीं था जो तुम अब आंजाओ पे भी कब्जा नहीं कर पाए? फिर उसने अपने सामने खड़े बंदे को उंगली दिखाते हुए कहा कि मेरा ये मैसेज चिंगजाओ काउंटी के मेन हेड तक पहुंचा दो। अगर वो लोग आंजाओ पे कब्जा नहीं कर पाए तो मैं उनका सिर ले लूंगा। इसके बाद हमें आंजो के ताइशान प्रीफेक्चर की जुपिंग नाम की काउंटी दिखाई जाती है। एक बंदा परेशान होते हुए पूछने लगा कि रीइंफोर्समेंट्स का क्या हुआ? येलो टर्बन आर्मी आगे बढ़े ही जा रही है, तुम उनसे कैसे निपटोगे? ये बंदा गवर्नर लूदाई है। ये वही लूदाई है जिसे ह्वाबोक ने अपने सोल्जर्स भेज दिए थे। ये आंजो का गवर्नर होता है। तभी लूदाई के सामने खड़े वॉरियर ने उसे बताया कि जनरल हेजीन जल्द ही अपनी आर्मी तैयार कर लेंगे। तब तक हमें खुद को जितना हो सके उतनी देर तक डिफेंड करना होगा। ये सुन लूदाई ने परेशान होते हुए पूछा कि वो लोग कब तक तैयार हो जाएंगे? क्या हमें हमारा बेस किसी और जगह रिलोकेट नहीं कर लेना चाहिए? लूदाई की परेशानी देख उस वॉरियर ने समझाते हुए बताया कि हमारी जुपिंग काउंटी डिफेंड करने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है, इसलिए हम लोग रीइंफोर्समेंट्स के पहुंचने तक आराम से होल्ड कर पाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक इस बंदे को नहीं पहचाना तो ये यूजीन है। ये वही बंदा है जिसे ह्वाफेई के मास्टर गुआंगलू ने अपनी पोती का इलाज करने के बदले वोनहुआ के गार्ड के तौर पे भेजा था। यूजीन ओरिजिनली इसी जुपिंग काउंटी से बिलोंग करता है। यूजीन ने आगे लूदाई से कहा कि अगर हमने अपनी आर्मी ऐसे ही पीछे की ओर कर ली तो ये तो फ्री में दुश्मन के हाथों एक मेजर बेस देने जैसा हो जाएगा। इसीलिए अभी बेहतर यही होगा कि हम इस जगह को जितना हो सके उतनी देर तक होल्ड करें। उसकी बात सुन लूदाई ने डरते हुए उसे डिफेंस करने की तैयारी करने के लिए कहा।
यूजीन भी उसका ऑर्डर मानते हुए वहां से निकल गया। थोड़ी ही देर में वो कमरे से बाहर निकल आया। वो चलते हुए मन ही मन बोल रहा था कि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं येलो टर्बन आर्मी से मुकाबला कर सकता हूं, लेकिन जब कमांडर ही इनकॉम्पिटेंट हो तो मैं इस बात पे श्योर नहीं हो सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें इसी जुपिंग काउंटी का कोई पहाड़ी इलाका दिखाया जाता है। पहाड़ों में किसी ने एक बेस बनाया हुआ था। वनहुआ इस जगह को देख सोचने लगा कि तो यही है बोकाई का बेस कैंप। वो अपने डिसाइपल्स के साथ बोकाई को फॉलो करने लगा। चलते हुए वो अपने आसपास घायल होकर बैठे लोगों को देख रहा था। उसने मन ही मन कहा कि यह राहत की बात है कि कोई सोल्जर ज्यादा सीरियसली इंजर्ड नहीं हुआ। तभी यीजी एक बंदे से पूछने लगा कि अभी सिचुएशन कैसी है। उस बंदे ने यीजी को ग्रीट करते हुए बताया कि जनरल यूजीन अपनी आर्मी के साथ मिलकर आंजू को डिफेंड कर रहा है। येलो टर्बन आर्मी की साइज उनसे 8 गुना ज्यादा है, लेकिन फिर भी यूजीन इतना एक्सेलेंट जनरल है कि उन लोगों ने उन्हें ब्लॉक करके रखा है। वनहुआ भी यूजीन के आंजू में होने की बात से हैरान था। फिर उस बंदे ने आगे बताया कि लेकिन येलो टर्बन आर्मी बहुत ही ज्यादा बड़ी है। अगर रीइंफोर्समेंट जल्द ही नहीं पहुंची तो उनके लिए और ज्यादा डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। और ऊपर से एनजाओ की आर्मी की सबसे बड़ी कमजोरी है उनका गवर्नर लूदाई। चूंकि वो एक सिविल सर्वेंट है, वो काफी वीक और मिलिट्री को लीड करने में नाकाबिल बंदा है, इसलिए वो ज्यादा मददगार नहीं है। यीजी ने यह सुन कहा कि ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम है। तभी पीछे से किसी ने यीजी को आवाज लगाते हुए कहा कि एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। चिंगजो की टाइपिंग कल्ट ब्रांच का मेन हेड टांगजो अपनी पूरी आर्मी लेकर कैपिटल की ओर बढ़ रहा है। वो लोग 4 ही घंटों में वहां पहुंच जाएंगे। वनहुआ और यीजी ये सुनकर चौंक गए। फिर यीजी ने उस बंदे से पूछा कि उस आर्मी में कितने लोग हैं। उस बंदे ने जवाब देते हुए बताया कि उनके पास 30,000 से भी ज्यादा आर्म्ड सोल्जर्स हैं। ये सुन वनहुआ परेशान होकर सोचने लगा कि अगर दुश्मन की आर्मी में 30,000 बंदे और जुड़ गए तो सिचुएशन काफी खतरनाक हो जाएगी। और चूंकि ये बैटल हिस्ट्री में नहीं हुआ था, इसलिए मैं ये भी नहीं जान सकता कि इसका एंड कैसे होगा। तभी यीजी ने उसे हुआतुओ बुलाते हुए माफी मांगकर कहा कि मैं तुमसे ऑनेस्ट होना चाहता हूं। अगर वाकई में तांगझो के 30,000 सोल्जर्स ने बैटल ज्वाइन कर लिया तो पूरी सिचुएशन ही बदल जाएगी। अगर मेरे सोल्जर्स उन पर पीछे से हमला कर दें तो भी इस बैटल का रुख मोड़ना मुमकिन नहीं है। ये खराब बात है, लेकिन इसके काफी चांसेस है कि आंजो येलो टर्बन आर्मी से हार जाएगा। वनहुआ ने यह सुन अपनी मुट्ठी भींच ली। वो मन ही मन बोलने लगा कि अगर आंजो हार गया तो येलो टर्बन आर्मी की ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे काफी ज्यादा केओस होगा और उसकी चपेट में दुनचियो काउंटी भी आ जाएगी और हुआबोक भी खतरे में पड़ जाएगा। फिर यीजी ने वनहुआ से आगे कहा कि अगर तुम यहां रहे तो तुम भी काफी खतरे में पड़ जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें एक गार्ड असाइन करता हूं जिसके साथ तुम किसी सेफ जगह जा सकते हो। तभी किसी ने दूर से वनहुआ को आवाज लगाई। झांगगुई तेजी से अपना घोड़ा लेकर उसी की ओर बढ़ रहा था। उसने चिल्लाते हुए बताया कि उसके पास एक अर्जेंट रिपोर्ट है। वनहुआ भी तेजी से उसकी ओर जाने लगा। झांगगुई ने उसे एक लेटर पकड़ाते हुए बताया कि यह मैसेज लॉर्ड यू ने भेजा है। लॉर्ड यू नाम सुनकर यीजी सरप्राइज्ड होते हुए वनहुआ से पूछने लगा कि क्या ये वही टाइपिंग कल्ट का ब्रांच मेन हेड लॉर्ड यू है। वनहुआ ने उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि वो जिबेई स्टेट को स्काउट करने गया था जस्ट इन केस। फिर लेटर पढ़ने पर लॉर्ड यू ने लिखा था कि मास्टर हुआतुओ, मेरे पास एक अच्छी खबर है। वनहुआ ये देख मुस्कुराते हुए बोलने लगा कि लगता है हेवन ने अब तक आंजो को अबैंडन नहीं किया है। उसकी बात सुन यीजी कंफ्यूज हो गया। वनहुआ ने उसे बताया कि कैवलरी कमांडेंट बाओ शीन इंपीरियल आर्मी के 80,000 सोल्जर्स लेकर आंजो की ओर ही बढ़ रहा है। झांगगुई भी उसे बताने लगा कि मैंने इंपीरियल आर्मी के झंडे खुद अपनी आंखों से देखे थे। ऐसा लगता है कि वो लोग तकरीबन 8 घंटों में कैपिटल तक पहुंच जाएंगे। यीजी ये सुन मुड़कर वहां से जाने लगा। वनहुआ और झांगगुई भी उसे ही देख रहे थे। तभी यीजी ने ऊंची आवाज में सारे बंदों को अपनी बात ध्यान से सुनने को कहा। उसने बताया कि येलो टर्बन आर्मी को हराने के लिए रीइंफोर्समेंट्स जल्द ही पहुंच जाएगी। हमें आखिरकार उन कमीनों की पीठ पीछे वार करने का वक्त आ ही चुका है, और इसमें ये जो कि डिवाइन फिजिशियन हुआतुओ भी हमारे साथ होंगे। सारे लोग हुआतुओ का नाम सुनकर हैरान रह गए। फिर यीजी ने वनहुआ को कुछ बोलने के लिए कहा। वनहुआ भी उसकी बात समझते हुए आगे आकर बोलने लगा कि सब लोग प्लीज जिंदा वापस आना। भले ही तुम लोगों की इंजरी कैसी भी हो, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं मरने दूंगा, इसलिए ये चीज खास ध्यान में रखना कि तुम लोग जिंदा वापस आओ। तभी यीजी ने अपना स्पीयर हवा में उठा लिया। उसने चिल्लाते हुए सबसे कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हुआतुओ ने अनगिनत लोगों को बचाया है, वैसे ही वो हम लोगों को भी बचाएगा। इसलिए इस दिन हम आंजो को दुश्मनों से बचाकर ही रहेंगे। ऐसे ही 7 घंटे बीत जाते हैं। कैवलरी कमांडेंट के 8 लाख सैनिकों ने येलो टर्बन आर्मी पर पीछे से हमला कर दिया था। इससे येलो टर्बन आर्मी का फॉर्मेशन खराब हो गया, और उसी वक्त यूजीन भी अपनी तैयार की गई कैवलरी लेकर महल के दरवाजों से बाहर निकल आया। इससे येलो टर्बन आर्मी की फ्रंट लाइन, जो कि जल्दबाजी में डिसऑर्गेनाइज हो चुकी थी, वो यूजीन के हमले से पूरी तरह से हारने लगी।
बाओशीन की आर्मी ने येलो टर्बन की 7,000 की फोर्सेस को पीछे की ओर धकेला। वहीं आगे से यूजीन की काफी तेज कैवलरी ने उन पर हमला कर दिया। इससे घबराई हुई येलो टर्बन आर्मी ने साउथ में भागते हुए जंगलों में घुसने की कोशिश की ताकि वो फिर से बैटल फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर सके। लेकिन यीजी अपने सोल्जर्स के साथ वहीं उन पर एम्बुश करने के लिए इंतजार कर रहा था। उसने साउथ से येलो टर्बन आर्मी पे हमला कर दिया, जिससे वो लेफ्ट और राइट हिस्से में बट गए। उनके बीच घमासान लड़ाई चल रही थी। वोन्हवा लॉर्ड यू के साथ एक पहाड़ पे खड़ा ये सारा नजारा देख रहा था। तभी पीछे से लॉर्ड यू ने कहा कि येलो टर्बन आर्मी की आउटपोस्ट पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है। इसे अगर कल्ट लीडर झांग जियाओ खुद यहां आ जाए तो भी नहीं बदल सकता। वोन्हवा ये सुन वापस मुड़ते हुए बोलने लगा कि हमें वापस चलना चाहिए। हम इससे सिचुएशन का रफ अंदाजा लगा सकते हैं। इतना बोलकर वो जा ही रहा था कि उसने कुछ नोटिस किया। उसे एक कैवलरी वॉर को ज्वाइन करती हुई दिखाई दी। वो उन्हें देख सोचने लगा कि ये लोग कहां से आए। इस वक्त पे एडिशनल माउंटेड सोल्जर्स। उसे ऐसा करते देख पीछे से लॉर्ड यू ने पूछा कि क्या कोई दिक्कत की बात है। वोन्हवा ने उसे ना में जवाब दिया। फिर वो वापस जाते हुए बोलने लगा कि अब हमें क्लिनिक बेड पे लोगों को चेक करना शुरू कर देना चाहिए। वो जाते हुए सोच रहा था कि मुझे यकीन है कि ये कुछ भी चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन फिर मुझे ये अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यीजी का बेस कैंप दिखाया जाता है। वनवा एक घायल सोल्जर का इलाज कर रहा होता है और ओबो उसे असिस्ट कर रहा था। थोड़ी ही देर में वनवा ने स्टिचिंग कंप्लीट कर ली। फिर वो अपना मास्क हटाकर चैन की सांस लेते हुए सोचने लगा कि यहाँ घायल सोल्जर्स मैंने जितना सोचा था उससे कम है और किसी को भी सीरियस इंजरी नहीं हुई है। अभी की हकीकत हिस्ट्री से अलग जा रही है। चिंगझो की येलो टर्बन आर्मी बिखर चुकी है, जिससे येलो टर्बन आर्मी का ओवरऑल मोमेंटम लॉस्ट हो चुका है। लगता है येलो टर्बन रिबेलियन जल्द ही खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि मैं फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका अंदाजा नहीं लगा पाऊंगा। वोन्हवा ये सब सोच ही रहा था कि तभी बियोन ने टेंट का पर्दा हटाते हुए उसे बताया कि उन्होंने बेसिक ट्रीटमेंट पूरी कर ली है। वोन्हवा ने उसके काम की तारीफ की और फिर अपनी जगह से उठते हुए मन ही मन कहा कि मेरे पास संभल कर रहने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है, लेकिन अभी के लिए मुझे जो काम जरूरी है उसे निपटा लेना चाहिए। इतना सोच उसने अपने डिसाइपल से सारा सामान इकट्ठा करने को बोला और बताया कि वो लोग 1 घंटे में ही निकलने वाले हैं। ये सुन सियोन ने पूछा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वोन्हवा ने स्माइल देते हुए बताया कि हम जा रहे हैं ताइशान प्रीफेक्चर के कैपिटल में, क्योंकि अब इंपीरियल आर्मी को ट्रीट करने का वक्त आ चुका है। फिर सीन ताइशान प्रीफेक्चर के कैपिटल यानी कि जुपिंग काउंटी पे शिफ्ट होता है। वोन्हवा अपने डिसाइपल्स के साथ यहाँ पहुंच चुका होता है। उसे गेट के अंदर एंटर होते ही काफी सारे लोग जमीन पे बैठे दिखाई दिए। वोन्हवा वहां से गुजरते हुए उन सब घायल लोगों पे नजर मारने लगा। उसने उन्हें देख सोचा कि यहां भी मैंने जितना सोचा था उससे कम ही पेशेंट्स हैं। ये एक राहत की बात है कि इनमें से कोई पेशेंट ज्यादा क्रिटिकली बीमार भी नहीं है। फिर उसने एक पेशेंट के पास बैठते हुए अपने डिसाइपल्स से कहा कि मैं इन पेशेंट्स को चेक कर रहा हूं, इसीलिए तुम्हें जल्द ही टेंट बनाना शुरू कर देना चाहिए। सामने से तीनों ही डिसाइपल्स ने उसे हाँ में जवाब दिया। उनके जाने के बाद वोन्हवा उस घायल सोल्जर का इलाज करने लगा। तभी किसी ने उसे रुकने को कहा। वोन्हवा भी सरप्राइज्ड होकर उस बंदे को देखने लगा। यूजिन और वोन्हवा दोनों ही एक दूसरे को देखकर सरप्राइज्ड हो गए। वोन्हवा मुस्कुराते हुए यूजिन से बोलने लगा कि मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आप यहाँ हैं। वैसे क्या आप ठीक हैं? यूजिन भी बोलने लगा कि हमें मिले काफी लंबा वक्त हो चुका है। फिर उसने अचानक से वोन्हवा को पकड़ते हुए कहा कि फिजिशियन वोन्हवा, प्लीज गवर्नर लू दाई को बचा लीजिए। वोन्हवा भी उसकी बात सुनकर चौंक गया। थोड़ी देर बाद उसने यूजिन के साथ जाते हुए पूछा कि आखिर यहां हुआ क्या था। यूजिन ने बताया कि पिछली रात गवर्नर लू दाई को खुद से कैवलरी लीड करते वक्त एक तीर लग चुका था। वोन्हवा भी पिछले दिन की बात याद कर सोचने लगा कि तो इसका मतलब वो कैवलरी लू दाई की ही थी। असल हिस्ट्री के मुताबिक लू दाई अपनी रेकलेस एक्शंस की वजह से येलो टर्बन आर्मी के द्वारा मार दिया गया था। तभी यूजिन ने कमरे में खड़े फिजिशियन से वोन्हवा को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताया कि ये यहाँ गवर्नर लू दाई को ट्रीट करने आए हैं, इसलिए इनका हर ऑर्डर फॉलो करना। वोन्हवा ने भी दर्द से जूझ रहे लू दाई को देख सोचा कि अगर ये मर गया तो काफी दिक्कत हो जाएगी। आखिर अब जाकर तो मुश्किल से येलो टर्बन आर्मी का मोमेंटम खत्म हुआ है, लेकिन अगर आंजाओ का गवर्नर ही मर गया तो उनका पूरा मोराल ही बदल जाएगा। इतना सोच वो लू दाई को चेक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। उसने लू दाई के बॉडी में घुस चुके तीर को देखा। वो उसे देख परेशान होकर सोचने लगा कि जिस जगह पे ये तीर लगा है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर ये तीर उसके पैंक्रियास को टच हो रहा होगा तो इसका बचना मुश्किल है। इतना सोच वो अपना एक्सरे विजन ओपन करके लू दाई को चेक करने लगा। उसे ये जानकर राहत हुई कि लू दाई का पैनक्रियास स्प्लेनोमेगली की वजह से थोड़ा साइड में हट चुका था। उस वजह से उसका पैनक्रियास बच गया, लेकिन उसकी स्प्लीन डैमेज हो चुकी थी। फिर वोन्हवा ने स्प्लीन को देख सोचा कि इसकी कोई मेजर ब्लड वेसल्स भी नहीं टूटी है। अगर मैं सिर्फ स्प्लीन को रिमूव कर दूं तो इससे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी।
ये डिसाइड कर उसने बताया कि अब वो तुरंत ही सर्जरी शुरू करने वाला है। उसकी बात सुन पीछे खड़े यूजिन ने पूछा कि क्या तुम इसे बचा पाओगे? वनवा ने उसे जवाब देते हुए बताया कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां लूदाई को लगे तीर का बाहरी हिस्सा रिमूव कर दिया गया था। वोनवा अपने डिसाइपल्स के साथ मिलकर लूदाई पे सर्जरी परफॉर्म कर रहा था। तभी वोनवा ने अपने पास खड़े ओबो से ब्लड साफ करने को बोला। ओबो भी उसके कहे मुताबिक करने लगा। वहीं वोनवा सोच रहा था कि ये अच्छा हुआ कि तीर को पहले से रिमूव नहीं किया गया था, जिस वजह से ब्लीडिंग ज्यादा नहीं हुई। ये राहत की बात है कि और कोई ऑर्गन्स डैमेज नहीं हुए हैं। थोड़ी देर बाद उसने लूदाई का स्प्लीन रिमूव कर दिया। उसने वो स्प्लीन रिमूव करके साइड में रख दिया। फिर उसने बियॉन को आवाज लगाते हुए बताया कि अब इसकी स्टिचिंग तुम करोगे। बियॉन ये सुनकर चौंक गया। वो अपनी मुट्ठी भींच कर सोचने लगा कि आखिरकार मुझे मौका मिल ही गया। इतना सोच उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टिचिंग शुरू कर दी। पास ही खड़ी सियोन भी उसके काम को नोटिस कर रही थी। फिर हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है। वोनवा अपने डिसाइपल्स के साथ कहीं जा रहा होता है। बियॉन और ओबो इतने सारे पेशेंट्स का इलाज करते हुए काफी थक चुके थे, लेकिन उनके पीछे चल रही सियोन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रही थी कि ओबो तो ऑलरेडी खुद से सर्जरी परफॉर्म कर चुका है, बियॉन ने भी ओपन सर्जरी में स्टिचिंग परफॉर्म कर ली है, लेकिन आखिर मुझे एक प्रॉपर सर्जरी करने का मौका कब मिलेगा? आगे चल रहे वोनहुआ की नजर भी सोच में डूबी हुई सियोन पर गई। वो उसे देख अपनी जगह पर रुक गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए सियोन को आवाज लगाई। उसने सियोन से कहा कि कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर मत करना। अगर तुम ये सोचोगी कि तुम दूसरों से इंफीरियर हो तो तुम खुद की वर्थ को अंडर एस्टिमेट करने लगोगी, और अगर तुम ये सोचोगी कि तुम दूसरों से सुपीरियर हो तो तुम घमंडी बन जाओगी। यही एक इंसान का नेचर होता है। इसीलिए अगर तुम्हें कंपेयर करना ही है तो खुद को खुद के ही पिछले दिन के वर्जन से कंपेयर करो। ये जज करो कि तुम अभी अपने पिछले दिन से कितने बेहतर हो चुके हो। क्या ऐसा करना और भी ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है? बस एक बार सोचो कि तुम लोग फ्यूचर में एक फिजिशियन के तौर पे कितने बेहतर हो चुके होंगे। तीनों ही डिसाइपल्स उसकी बात सुन गहरी सोच में पड़ गए। फिर ओबो और बियॉन हंसते हुए सियोन को बताने लगे कि उन्हें भी इस मुकाम तक पहुंचने में 7 साल लग चुके थे। ये सुन सियोन ने झेपते हुए बताया कि बात ऐसी नहीं है। ओबो फिर हंसते हुए बोलने लगा कि जिस हिसाब से मुझे खुद से सर्जरी करने में 7 साल लगे हैं, तुम्हें भी कुछ और साल तो लग ही जाएंगे। सियोन और साल इंतजार करने की बात सुन हैरान हो गई। ऐसे ही वो लोग हंसी मजाक करते हुए यीजी के पहाड़ों में बनाए गए बेस कैंप तक पहुंच गए। वोनहुआ चलते हुए बेस कैंप में एंटर हो गया, लेकिन वहां का नजारा देखकर वो पूरी तरह से चौंक जाता है। वहां कुछ लोग बहुत ही ज्यादा घायल हुए बैठे थे। उसके डिसाइपल्स भी यहाँ के हालात देख हैरान हो चुके थे। वोनहुआ दंग होकर सोचने लगा कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। मुझे यहाँ से कैपिटल जाकर वापस आए 2 ही दिन हुए हैं, लेकिन पेशेंट्स का नंबर अचानक से इतना कैसे बढ़ गया? इतना सोच वो तुरंत ही भागकर पेशेंट्स की ओर बढ़ गया। वो एक पेशेंट के पास बैठकर उसे चेक करने लगा। घाव देखने पर उसे पता चला कि ये तो कुछ दिन पुराना था। वोनहुआ ने मन ही मन सोचा कि ये बंदा मेरे कैपिटल जाने से पहले ही घायल हो चुका था। इस बात का तो कोई चांस ही नहीं है कि मैंने इसे ट्रीट ना किया हो। वो ये सब सोच ही रहा था कि दरवाजे से कोई एंटर होने लगा। वोनहुआ उस बंदे को देख चौंक गया। ये यीजी होता है जो किसी बंदे को सहारा देते हुए कैंप में आ रहा था। वोनहुआ ने नोटिस किया कि वो घायल बंदा येलो टर्बन आर्मी से था। यीजी भी उस बंदे को वोनहुआ के पास ले जाने लगा। वोनहुआ ने भी अपने डिसाइपल से बाकी के पेशेंट को टेंट में ट्रांसफर करने को कहा और उन्हें सिंपल प्रोसीजर्स संभालने का ऑर्डर दिया। फिर उसने उस घायल बंदे को सहारा देते हुए यीजी को बताया कि इस बंदे को मैं संभाल लूंगा, तब तक आप प्लीज इन दूसरे पेशेंट्स को ट्रांसफर करने में मदद कीजिए। इतना बोल वोनहुआ उस घायल बंदे को सहारा देते हुए टेंट की ओर बढ़ने लगा। फिर उसने कुछ याद कर पीछे खड़े यीजी से कहा कि आपको हर कीमत पे इंपीरियल आर्मी से बचकर रहना होगा। ऐसे ही साल 184 का जून महीना आ जाता है और हमें आनपिंग के जीजो में इंपीरियल आर्मी का एक बेस कैंप दिखाया जाता है। एक बंदा टेंट में एंटर होते हुए काओ काओ को बताने लगा कि मिलिट्री का ऑर्डर आ चुका है। जनरल लूजी को डिसमिस करके लोयांग भेज दिया गया है। लेकिन जनरल लूजी तो हमारे कमांडर इन चीफ हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? उसकी बात सुन काओ काओ ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा कि रॉयल कोर्ट सिर्फ बेवकूफों से नहीं भरी हुई। वो जल्द ही कोई सक्सेसर को डिसाइड करेंगे, या फिर शायद उन्होंने पहले ही एक सक्सेसर डिसाइड कर लिया होगा जिसने रिश्वत दी होगी। पास ही खड़े दूसरे बंदे ने काओ काओ को बताया कि मैंने सुना है दोंगझो को जनरल ऑफ द ईस्ट के तौर पे अपॉइंट किया गया है। ये सुन काओ काओ स्मर्क करते हुए बोलने लगा कि मुझे इस बात से बिल्कुल भी सरप्राइज्ड फील नहीं हो रहा। मास्टर लूजी ने कुछ ही इंपीरियल सोल्जर्स के दम पर पूरी येलो टर्बन आर्मी को पीछे धकेल दिया था, लेकिन रिश्वत ना देने की वजह से उन्हें हटा दिया गया। लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन लोगों ने उसकी जगह एन जाओ के थग को अपॉइंट किया है। इस नेशन का डाउनफॉल वाकई में वेल डिजर्व्ड है। इसके बाद हमें उसी साल के अगस्त महीने का सीन दिखाया जाता है। ये जगह होती है जीजो का ही येलो टर्बन आर्मी का मेन बेस कैंप।
टेंट के अंदर झांग जियाओ मुस्कुराते हुए बोल रहा था कि आखिर अब जाकर मैं चैन की सांस ले सकता हूँ। मुझे काओ काओ के द्वारा इस तरह से ट्रीट किया जाना एक बुरे सपने जैसा फील हो रहा है। ये सुन उसके पास खड़े बंदे ने भी हंसते हुए पूछा कि ये उस जनरल ऑफ द ईस्ट दोंग झुओ की वजह से ही है ना। झांग जियाओ ने भी उसकी बात से अग्री करते हुए कहा कि उसी कमीने की वजह से हमें लगातार जीत हासिल हो रही है। भले ही वो कमीना काओ काओ कितना भी केपेबल हो, लेकिन वो एक नाकाबिल कमांडर इन चीफ के चलते कुछ नहीं कर सकता। हम लोग मेरे भाई जनरल झांग लियांग के साथ मिलकर इंपीरियल आर्मी को रोककर आगे का प्लान बना सकते हैं। सामने खड़े बंदे ने बताया कि जनरल झांग लियांग जल्द ही यहां पहुंच जाएंगे। झांग जियाओ ये सुन खुश होते हुए बोलने लगा कि एक बड़ी दावत की तैयारी करो। हम एक जीत हासिल किए हुए जनरल को ऐसे ही ग्रीट नहीं कर सकते। ये दुनिया फाइनली मेरे हाथ लगने ही वाली है। झांग जियाओ ये सब बोल ही रहा था कि अचानक उसे अपनी गर्दन पे तेज दर्द होने लगा। बाकी सारे लोग भी उसकी ऐसी हालत देखकर उसका नाम चिल्लाते हुए उसके पास जाने लगे। तभी वहां बाहर पहुंच चुके झांग लियांग ने भी ये सारा शोर शराबा सुन लिया। उसने तुरंत ही टेंट का पर्दा हटाकर पूछा कि यहां आखिर इतना शोर क्यों मच रहा है। वहां खड़े बंदों ने भी उसे अभी अभी झांग जियाओ के साथ जो हुआ वो बता दिया। तभी एक फिजिशियन अपना सामान पकड़े हुए टेंट में एंटर हो गया। वो तुरंत ही झांग जियाओ के पास बैठकर उसे चेक करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने झांग लियांग से माफी मांगते हुए बताया कि मुझे नहीं पता कि यह कौन सी डिजीज है। ये सुन झांग लियांग ने गुस्से के मारे उस फिजिशियन का कॉलर पकड़ लिया। वो चिल्लाते हुए उसे पूछने लगा कि ये क्या बकवास है कि तुम इस डिजीज के बारे में कुछ भी नहीं जानते। वो फिजिशियन उसे समझाते हुए बताने लगा कि भला मैं एक इनक्योरेबल डिजीज का इलाज कैसे कर सकता हूं। सामने से झांग लियांग ने पूछा कि लेकिन तुम तो हमारी आर्मी के बेस्ट फिजिशियन हो ना। उस फिजिशियन ने उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि मैं अपने लोली मेडिकल आर्ट्स से इस डिजीज का पता नहीं लगा सकता। शायद डिवाइन फिजिशियन या हुआतुओं इसका पता लगा सकते हैं। झांग लियांग हुआतुओं का नाम सुनकर सोच में पड़ गया। उसने याद करते हुए मन ही मन कहा कि हमने हुआतुओं को भी तो टाइपिंग कल्ट में शामिल कर लिया था। इतना सोच उसने उस फिजिशियन को धक्का देते हुए दूर गिरा दिया। फिर उसने तुरंत ही अपने पीछे खड़े बंदों से कहा कि जल्द ही कल्ट के कुछ मेंबर्स को डिप्लॉय करो और हुआतुओं को यहां ले आओ, और साथ ही सारे कल्ट मेंबर्स को एक बात से वाकिफ करवा देना कि एक यूजलेस इंसान का क्या हाल होता है। इतना बोल उसने तुरंत ही अपने सामने बैठे उस फिजिशियन को मार डाला। फिर उसने अपने पीछे हैरान होकर खड़े बंदों से कहा कि अभी के अभी काम शुरू करो, हमें जनरल झांग जियाओ को हर हाल में बचाना ही होगा। उसका ऑर्डर सुन वो बंदे तुरंत ही अपने काम पर लग गए। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वोनहवा टेंट के बाहर खड़ा कोई मेडिसिन तैयार कर रहा था। तभी पीछे से ओबो ने आते हुए उसे बताया कि अब सारे घायल लोगों का इलाज हो चुका है। ये सुन वोनहवा ने उसके काम की तारीफ की। फिर वो गहरी सांस छोड़ते हुए सोचने लगा कि अब जाकर मैं चैन की सांस ले सकता हूँ। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन पिछले महीने से हर दिन इंपीरियल आर्मी के घायल सोल्जर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन कम से कम इसकी वजह से मेरे डिसाइपल्स की स्किल्स काफी अच्छे से इंप्रूव हो रही हैं। लेकिन अगर मुझे अच्छे से पता है तो झांग जियाओ जल्द ही किसी डिजीज की वजह से खत्म होने वाला है। हिस्ट्री के मुताबिक वो गुआंगजोंग से शियाचुयांग काउंटी भगाए जाने के बाद मारा जा चुका था। क्या यह हिस्ट्री के मुताबिक ही होगा? तभी पीछे से यीजी ने आते हुए उसे आवाज लगाई। वोनहुआ ने भी उससे पूछा कि बाकी सब कैसा चल रहा है। यीजी ने उसे ग्रीट करते हुए बताया कि सब कुछ आपके कहे मुताबिक ही हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि जनरल दोंग झुओ जो कि लगातार हारे जा रहा है उसे अपनी पोजीशन से हटा दिया जाएगा। वोनहुआ ने यह सुन मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा कि यह मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। ये इतने सारे घायल सोल्जर्स उसके बार बार हारने की वजह से ही आ रहे थे। अगर दोंग झुओ को हटाया नहीं गया तो यह सिचुएशन ऐसे ही चलती रहेगी। क्या इसमें हम कुछ नहीं कर सकते? इतना सोच उसने अपने डिसाइपल्स को आवाज लगाते हुए कहा कि अपना सारा सामान पैक कर लो, हम 4 घंटों में निकलने वाले हैं। ये सुन उसके डिसाइपल्स पूछने लगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वोनहुआ ने उन्हें बताया कि हम लोग गुआंगजोंग काउंटी के इंपीरियल आर्मी कैंप में जा रहे हैं। यीजी भी उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। वोनहुआ ने आगे अपने डिसाइपल्स को बताया कि जल्द ही पेशेंट्स की संख्या और भी बढ़ जाएगी। फिर उसने यीजी से कहा, मैं लॉर्ड यू के साथ आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, हमें किसी चीज के लिए प्रिपेयर करने की जरूरत है। यीजी उसकी बात सुन हैरान हो गया। फिर सीन जीजू के काओ काओ के बेस कैंप पर शिफ्ट होता है। काओ काओ कुछ बंदों के साथ मिलिट्री स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहा था, लेकिन वो काफी गुस्से में दिख रहा था। उसने मन ही मन कहा कि मैं क्रेजी हुए जा रहा हूं। हमने येलो टर्बन आर्मी को अब तक इतना पुशबैक किया, लेकिन उस कमीने दोंग झुओ की वजह से हम बिना एक भी इंच आगे बढ़े यहीं अटके पड़े हैं। फिर उसने बाकी लोगों से कहा कि अभी के लिए इतना डिस्कशन काफी है। तभी सामने खड़े बंदे ने उसे बताया कि मैं एक और चीज रिपोर्ट करना चाहता हूं। लोग बोल रहे हैं कि एक फिजिशियन येलो टर्बन आर्मी के सर्वाइवर्स को ट्रीट कर रहा है। काओ काओ ने यह सुन गुस्से से अपना हाथ टेबल पे पछाड़ते हुए पूछा कि कौन है वो बेवकूफ? क्या तुम्हें इस बात पे पूरा यकीन है?
सामने खड़े बंदे ने हाँ में जवाब देते हुए बताया कि हमें ऐसी ही इंटेल मिली है। ये सुन काव काव सोचने लगा कि इंपीरियल आर्मी लगातार हारे जा रही है। अगर ऐसे में किसी फिजिशियंस की येलो टर्बन आर्मी को मदद करने की बात बाहर आ गई तो ये ऑब्वियस है कि उन कमीनों का हौसला फिर से बढ़ जाएगा। इतना सोच उसने तुरंत ही अपने बंदों को कुछ सोल्जर्स को तैयार करने का ऑर्डर दिया। उसने आगे कहा कि ये चीज मैं खुद जाकर देखूंगा। इसके बाद हमें पास ही की गुआंगजोंग काउंटी का सीन दिखाया जाता है। कोई घोड़े पे सवार बंदा वोन्हवा के कैंप में एंटर हो रहा होता है। ये काओ काओ होता है जो कि अपने कुछ सोल्जर्स के साथ वोन्हवा के कैंप में पहुंच चुका था। पीछे से एक सोल्जर ने उसे बताया कि यही वो जगह है कमांडेंट काओ काओ। रिपोर्ट के मुताबिक ये लोग पिछले दिन भी येलो टर्बन आर्मी के बंदों को ट्रीट कर रहे थे। काओ काओ ये सुन अपने घोड़े पे से उतर गया। उसने आगे जाते हुए कहा कि ये बात मैं खुद से कंफर्म कर सकता हूं। पीछे से आ रहे उसके सोल्जर्स ने भी वहां खड़े पेशेंट्स को घेरना शुरू कर दिया। फिर काओ काओ ने टेंट का पर्दा हटाकर चिल्लाते हुए कहा कि सारे फिजिशियंस अभी के अभी अपना काम बंद कर दो। वनवा ने भी अचानक किसी के टेंट में घुस आने की वजह से चिल्लाते हुए पूछा कि तुम्हारी इतना रेकलेसली अंदर घुसने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम यहां किसी का इलाज करवाने आए हो तो अपनी बारी का इंतजार करो। तभी काओ काओ को वहां देखकर वोन्हवा चौंक गया। काओ काओ भी वोन्हवा को यहां देखकर उतना ही हैरान था। थोड़ी देर बाद टेंट में आराम से बैठकर बात करते हुए काओ काओ ने वोन्हवा से पूछा कि क्या मैंने तुम्हें चियाओ काउंटी में रहने के लिए नहीं बोला था? तुम इतने केओस के बीच यहाँ क्या कर रहे हो? वोन्हवा ने अपनी चाय पीते हुए जवाब दिया कि एक फिजिशियन अपने पेशेंट्स के पास नहीं होगा तो और कहाँ होगा? ये सुन काओ काओ हैरान होकर पूछने लगा कि क्या तुम वाकई में उन्हें सिर्फ पेशेंट्स के तौर पे ही देखते हो? वोन्हवा ने अपना कप नीचे रखते हुए बताया कि लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज अलग है। पिछले दिन में यहाँ आते वक्त एक छोटे विलेज के पास इंपीरियल आर्मी से मिला था, लेकिन उन इंपीरियल आर्मी के सोल्जर्स ने इनोसेंट विलेजर्स को जबरदस्ती येलो टर्बन्स पहनाकर उन्हें मारना शुरू कर दिया। काओ काओ ये सुनकर पूरी तरह से दंग रह गया। वो अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोलने लगा कि ये रिडिक्युलस है। इंपीरियल आर्मी ऐसा कोई काम क्यों ही करेगी? वोन्हवा ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसे बताया कि ये बात वाकई में एक सच है। वो सोल्जर्स दोंगझुओ के सबॉर्डिनेट्स थे। फिर वो हमें भी येलो टर्बन्स पहनाने के लिए जबरदस्ती कर रहे थे। अगर मैं अटेंडिंग इंपीरियल सेंसरेट ना होता तो हम लोग एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके होते। जैसे ही मैंने उसे मेरा प्लैक दिखाया वो ऐसे ही भाग गया। इस जगह पे ज्यादातर लोग वही हैं जो उस विलेज में येलो टर्बन्स पहने हुए थे, या फिर कहा जाए तो उन्हें जबरदस्ती येलो टर्बन्स पहनाई गई थी। इस वजह से मेरे लिए ये सारे लोग पेशेंट्स के बराबर ही हैं। काओ काओ उसकी बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। वो पीछे मुड़कर उन पेशेंट्स को देखने लगा। ओबो और बियॉन अभी भी उनका इलाज किए जा रहे थे। काओ काओ ने यह देखकर मन ही मन सोचा कि हर पेशेंट आखिर में होता तो पेशेंट ही है। क्या वोन्हवा वाकई में दुनिया को इस नजरिए से देख रहा था? इतना सोच उसने तुरंत ही अपने पीछे खड़े सोल्जर को आवाज लगाई। उसने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा कि अब से मुझे बेतुकी बातों पे रिपोर्ट मत दिया करना। पीछे से उस सोल्जर ने भी डरते हुए उसे हाँ में जवाब दिया। फिर काओ काओ ने तुरंत ही मुड़ते हुए कहा कि हम लोग अब यहां से निकल रहे हैं। तभी बाहर से किसी की चिल्लाने की आवाज आने लगी। कोई बंदा किसी को टेंट के अंदर जाने से रोक रहा था। वहीं सामने से दूसरा बंदा बोलने लगा कि क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? मुझे यहाँ एक जरूरी चीज इन्वेस्टिगेट करनी है। इतना बोल उसने तुरंत ही टेंट का पर्दा हटाते हुए कहा कि अभी के अभी उस फिजिशियन को मेरे सामने लेकर आओ। काओ काओ ने उस बंदे को देख अपना सिर पिट लिया। वो बंदा भी काओ काओ को यहाँ देख पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहीं पीछे खड़ा वोन्हवा सोचने लगा कि लगता है ये बंदा काओ काओ को जानता है। अगर काओ काओ यहाँ ना होता तो ये बहुत ही अनोइंग होता। तभी काओ काओ ने उस बंदे को युआन रांग बुलाते हुए बताया कि वो सब बस बेतुकी अफवाहें ही थीं। वोन्हवा युआन रांग नाम सुनकर पूरी तरह से चौंक गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि क्या ये बंदा शियाहू दुन है? शियाहू भी काओ काओ की बात सुनकर सोच में पड़ गया। पीछे खड़ा वोन्हवा भी उसे यहाँ देखकर काफी हैरान था। थोड़ी देर बाद टेंट में बातें करते हुए शियाहू ने वोन्हवा से पूछा कि क्या तुम ही हुआतुओ हो? वोन्हवा ने उसे हाँ में जवाब दिया। ये सुन शियाहू हंसते हुए बोलने लगा कि मैंने तो सोचा था कि हुआतुओ कोई 50 साल का आदमी होगा, लेकिन तुम तो बहुत ही यंग हो। वैसे तुम्हें मिलकर काफी खुशी हुई। तभी पास बैठे काओ काओ ने उसे बताया कि ये अटेंडिंग इंपीरियल सेंसरेट है। ये सुन शियाहू तुरंत ही अपनी जगह से उठकर वोन्हवा को ग्रीट करते हुए बोलने लगा कि मैं मेजर जनरल शियाहू दून हूं। वोन्हवा ने भी उसे झेपते हुए ग्रीट किया। फिर काओ काओ ने शियाहू से कहा कि आखिर तुम्हें ग्रेट हुआतुओं से मिलने का मौका मिल ही गया, वैसे तुम उससे खुद को चेक क्यों नहीं करवा लेते? शियाहू अटेंडिंग इंपीरियल सेंसरेट से खुद को चेक करवाने की बात से झिझक रहा था। काओ काओ हंसते हुए बोलने लगा कि तुमने पहले ही अटेंडिंग इंपीरियल सेंसरेट को इतना डिसरिस्पेक्ट कर दिया है, उसके कंपैरिजन में खुद को उनसे चेक करवाना तो कुछ भी नहीं है। शियाहू भी उसकी बात सुनकर झेप गया, लेकिन तभी अचानक किसी को वॉमिट होने लगी। ये टेंट के बाहर खड़ा गार्ड होता है। शियाहू ने उसे देखकर कहा
कि लगता है उस बंदे की तबीयत ठीक नहीं है। ये सुन काओ काओ पूछने लगा कि क्या ये तुम्हारा सबॉर्डिनेट है? शियाहो ने उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि ये हमारी कैवलरी का एक सीनियर है, लेकिन पिछले दिन वो अपने घोड़े पे से गिर गया था। ये राहत की बात है कि उसे कोई चोट नहीं लगी, लेकिन वो अपने सिर के बल गिरा था। वोन्हवा उसकी बात सुनकर चौंक गया। उसने मन ही मन सोचा कि भले ही बात कुछ भी हो, लेकिन सिर एक फ्रैजाइल जगह होती है। काओ काओ ने शियाहो से आगे पूछा कि क्या तुमने उसे किसी फिजिशियन से चेक करवाया? शियाहो ने हाँ में जवाब देते हुए बताया कि फिजिशियन के मुताबिक उसे कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। तभी वोन्हवा उनके पास से चलते हुए बाहर जाने लगा। उसने टेंट से बाहर आकर कहा कि मैं इसे एक बार चेक करना चाहता हूँ। इतना बोल उसने तुरंत ही अपना एक्सरे विजन ओपन कर दिया। वो ध्यान से उस बंदे के सिर को देखने लगा। वो ये देखकर हैरान हो गया कि उसे सबड्यूरल हेमरेज हुआ था। उसने तुरंत ही पीछे मुड़कर ओबो से एक खाली बेड तैयार करने को कहा। फिर उसने बियॉन को भी सर्जरी के लिए फर्नेस शुरू करने को बोला। शियाहो भी उसकी इतनी जल्दबाजी देखकर पूछने लगा कि ये ऐसी तो कौन सी डिजीज है? वोन्हवा ने उसे बताया कि इस बंदे के सिर में ब्लड इकट्ठा हो रहा है। अगर हमें इसका इलाज करना है तो मुझे इसका सिर खोलना ही होगा। थोड़ी देर बाद टेंट के अंदर वोन्हवा ने बताया कि इसके सिर में इकट्ठा हुआ ब्लड इसके ब्रेन को प्रेस कर रहा है। अगर ये ऐसे ही ब्रेन को प्रेस करता रहा तो इसे वॉमिट और डिजी फील होता रहेगा और जल्द ही वो अपना होश खो देगा। अगर हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये कुछ ही दिनों में अपनी जान गंवा देगा। शियाहो उसकी बात सुन पूछने लगा कि सिर खोलने से आपका क्या मतलब है? वोन्हवा ने उसे जवाब देते हुए बताया कि हमें किसी इक्विपमेंट की मदद से इसके स्कल में छेद करना होगा ताकि अंदर इकट्ठा हुआ ब्लड बाहर निकल सके। ये सुन शियाहुओ बोलने लगा कि भले ही आप हुआतुओ हो, लेकिन कोई भी अपने सिर में छेद करवाने के बाद जिंदा कैसे रह सकता है? वोन्हवा ने उसे बताया कि मैं ये बात यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि मैं इसे बचा ही लूंगा, लेकिन अगर हमने सर्जरी नहीं की तो ये पक्का मर जाएगा। इसलिए जनरल शियाहू प्लीज मुझे इसकी सर्जरी करने दीजिए। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वोन्हवा ने काओ काओ और शियाहू को 2 कोट देते हुए उन्हें पहन लेने को कहा। काओ काओ उसकी बात से थोड़ा झिझक रहा था। उसने कोट पहनते हुए वोन्हवा से पूछा कि क्या मेरा इस सर्जरी को ऑब्जर्व करना जरूरी है? वोन्हवा ने अपना मास्क पहनते हुए उसे बताया कि ऑफ कोर्स आपको यह सर्जरी देखनी ही होगी। थोड़ी देर बाद वोन्हवा ने सियोन से बेड पे लेटे उस बंदे का सिर डिसइंफेक्ट करने को कहा। वहीं काओ काओ वहां बैठा सोच रहा था कि मैं समझ सकता हूं कि शियाहो इसे ऑब्जर्व कर रहा है क्योंकि ये उसका सबऑर्डिनेट है, लेकिन भला मैं क्यों? क्या ये सर्जरी नाम की चीज मेरे लिए भी कोई महत्व रखती है? तभी वोन्हवा ने कहा कि हम सर्जरी शुरू कर रहे हैं। उसने पास ही खड़े बियॉन से स्कैल्पेल मांगा। उसने स्कैल्पेल पकड़ते हुए कहा कि अब मैं सर्जरी शुरू कर रहा हूं। इतना बोल उसने तुरंत ही उस बंदे के सिर में एक कट लगा दिया। ये देख शियाहो धीमी आवाज में काओ काओ से पूछने लगा कि क्या वोन्हवा एक छोटे से नाइफ का यूज करके स्कल को खोलने की कोशिश कर रहा है? काओ काओ ने कहा कि ये तो मुझे भी नहीं पता, क्या ये कुछ ज्यादा ही मुश्किल नहीं होगा? वो शायद कोई डिफरेंट चीज यूज करेगा। तभी वोन्हवा ने एक बड़ा सा टूल निकाल लिया। उसने वो टूल उस बंदे के सिर पे रखा। काओ काओ भी उसे ऐसा करते देख हैरान होकर मन ही मन बोलने लगा कि क्या ये ऐसे ही स्कल को ओपन करने वाला है? आखिर ये मैं क्या देख रहा हूं? वोन्हवा तो सिर में ऐसे छेद कर रहा है जैसे वो कोई पेड़ हो। क्या हुआ तो कि सर्जरीज ऐसी ही होती है? वहीं वोन्हवा पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ उस बंदे के सिर में होल कर रहा होता है। उसने अपना एक्सरे विजन ओपन करते हुए मन ही मन कहा कि मैं ब्लड इकट्ठा हुई जगह क्लियरली देख पा रहा हूं। मुझे जितना हो सके उतना छोटा होल करना होगा ताकि पेशेंट पे ज्यादा स्ट्रेन ना हो। इतना सोच वो तेजी से होल करने लगा। थोड़ी देर बाद वो कुछ देखकर सोचने लगा कि नाइस, ये मेनिंजीज है। ब्लीडिंग भी पूरी तरह से कंट्रोल में है। फिर उसने एक चम्मच में बोन पाउडर इकट्ठा कर लिया। पास खड़ा ओबो भी ये देख सोचने लगा कि तो यही वो बोन पाउडर है जिसे रिमूव करने की मास्टर ने बात की थी। मैं पहली बार ऐसी कोई प्रोसीजर देख रहा हूं। तभी वोन्हवा ने उसे सोल्डरिंग आयरन तैयार करने को कहा। ओबो ने भी तुरंत ही सोल्डरिंग आयरन तैयार कर दिया। फिर उन्होंने सोल्डरिंग आयरन की मदद से उस छेद में हल्का सा निशान बनाया। काओ काओ और शियाहो ये सारी प्रोसीजर देखकर एकदम भौचक्के हो चुके थे। वहीं वोन्हवा ने स्कैल्पल की मदद से उस निशान पे कट लगाते हुए सोचा कि अब मुझे सिर्फ हीमेटोमा ही रिमूव करना है। कट लगते ही उसके मुंह पे ब्लड के छींटे उड़ने लगे। काओ काओ और शियाहो ये नजारा देखकर पूरी तरह से हैरान हो चुके थे। काओ काओ वोन्हवा से पूछने लगा कि आखिर तुम अभी कर क्या रहे हो? वोन्हवा ने अपने चेहरे से ब्लड साफ करते हुए बताया कि मैंने इसके सिर में इकट्ठा हुआ ब्लड रिमूव कर दिया है। पेशेंट अब आराम से जिंदा रह पाएगा। उसकी बात सुनकर शियाहो पूरी तरह से दंग रह गया। फिर वोन्हवा ने सियोन से कहा कि जब सारा हीमाटोमा रिमूव हो जाए तब तुम इसे स्टिच कर सकती हो। सियोन ये सुनकर काफी खुश हो गई। वोन्हवा ने आगे कहा कि चलो अब इसे कंप्लीट करते हैं। थोड़ी देर बाद वोन्हवा अपना मास्क उतारकर चैन की सांस लेते हुए शियाहू की ओर जाने लगा। शियाहू ने तुरंत ही उसे ग्रीट करते हुए अपने सबॉर्डिनेट को बचाने के लिए हुआतुओ को थैंक यू कहा।
वॉनवा ने भी उसे ग्रीट करते हुए कहा कि ये एक राहत की बात है कि हमें इस डिजीज के बारे में जल्दी पता लग गया और सर्जरी अच्छे से निपट गई। फिर उसने काव काव को आवाज लगाई। उसने काव काव से पूछा कि आपको सर्जरी देखकर कैसा फील हुआ। काव काव चीढ़कर उसे कमीना कहते हुए बोलने लगा कि तुम ऐसा मेडिकल आर्ट्स परफॉर्म करने के बाद भी खुद को एक आम फिजिशियन कैसे बोल सकते हो? ह्यूमिलिटी की भी कोई हद होती है। अब से तुमने अगर खुद को एक आम फिजिशियन कहा तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। वॉनवा भी उसकी बातें सुन मुस्कुराने लगा। फिर उसने आगे कहा कि मैंने आपसे ये सर्जरी ऑब्जर्व करने को इसलिए बोला क्योंकि मैं एक फेवर मांगना चाहता हूं। अगर मैं कभी फ्यूचर में आपका इलाज करूं तो प्लीज मुझ पर पूरा भरोसा रखना। ये सुन सामने से काव काव ने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं भी एक फेवर मांगना चाहता हूं। अगर ऐसा कोई वक्त आए तो मुझे बचाने की पूरी कोशिश करना। वोनवा ने भी मुस्कुराते हुए उसे हाँ में जवाब दिया। ऐसे ही शाम हो जाती है। वो तीनों ही साथ बैठकर हंसी मजाक करते हुए ड्रिंक कर रहे होते हैं। ड्रिंक करने के साथ ही वो लोग कुछ बातें भी कर रहे थे। तभी शियाहो ने गुस्से से अपना कप टेबल पे पछाड़ते हुए कहा कि इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। हम उस कमीने दोंग जुओ के अपॉइंट होने के बाद बहुत बार हराए जा चुके हैं। काव काव प्लीज कम से कम अपने ग्रैंडफादर से बात करने की कोशिश तो करो। हर दिन के साथ इंपीरियल आर्मी को हो रहा डैमेज बढ़ता ही जा रहा है। काव काव ने उसे शांत रहने को बोल कहा कि यहाँ काफी सारे लोग सुन रहे हैं और अगर मैंने अपने ग्रैंडफादर से बात करी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या तुम भूल गए कि यूनक जुओ फेंक ने ही दोंग जुओ को अपॉइंट किया था? ये सुन शियाहो गुस्से से भरते हुए सोचने लगा कि भले ही काव काव के ग्रैंडफादर फेई विलेज के मार्की हो, लेकिन वो हिज मैजेस्टी को ये नहीं कह सकता कि उनसे एसोसिएटेड एक यूनक ने गलत रिपोर्ट बनाई है। लेकिन क्या वो दोंग जुओ को उसकी पोजीशन से हटा भी नहीं सकते? पास बैठे काव काव ने उसे देख कहा कि लगता है तुम कुछ रिडिकुलस विचारों में खोए हुए हो। एक बार सोचकर देखो, जनरल लू जी को भी रिश्वत ना देने की वजह से अपनी पोजीशन से हटा दिया गया था। जब तक कोई उस यूनक को धोंग झुओ से ज्यादा पैसे ना दे तब तक धोंग झुओ उसी पोजीशन पे बैठा रहेगा। और हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 अटेंडेंट्स को मिलाकर सारे यूनक्स इस काम में मिले हुए हैं। इसलिए क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरे ग्रैंडफादर जिन्होंने 10 अटेंडेंट्स को खड़ा किया है वो भी उनका ही पक्ष लेंगे? शियाहो उसकी बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। तभी काव काव मुस्कुराते हुए बोलने लगा कि क्या ये बात काफी फनी नहीं है? वहां ग्रैंडफादर अपने यूनक्स के साथ मिलकर नेशन को बर्बाद करने पे तुले हैं और यहाँ उनका पोता उस नेशन को टूटने से बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। इसके बाद टेबल पे थोड़ी देर के लिए शांति छा जाती है। फिर काव काव ने आगे कहा कि कम से कम ये एक अच्छी बात है कि दोंग जुओ के हारने के बाद भी येलो टर्बन आर्मी का मोराल काफी कम हो चुका है। शियाहो ने उसकी बात से अग्री करते हुए कहा कि मुझे तो लगा था कि वो इतना हारने के बाद अपनी एकाध काउंटी पे गिव अप कर देगा। तभी काव काव अपनी चाय पीते हुए बोलने लगा कि इन सब में एक अच्छी चीज भी हुई है। वॉर के चलते काफी सारे हीरोइक फिगर्स भी उभर के बाहर आए हैं। वोनवा ने भी उसकी बात सुन सोचा कि दुनिया में चल रहे इतने केओस की वजह से ये तो होना ही था। आखिर में हम लोग वॉरलॉर्ड्स के ईरा में ही एंटर होने वाले हैं। शियाहो ने भी काव काव की बात सुन कहा कि कुछ मेडिकल सोल्जर्स भी उभर के आगे आए हैं। काव काव भी कुछ याद कर बोलने लगा कि हाँ, मैं भी यिंगचुआन में उनसे मिला था। उसका नाम शायद लूबेई था। वोनहुआ लूबेई का नाम सुनकर पूरी तरह से चौंक गया। फिर उसने खुद को संभालते हुए मन ही मन कहा कि मैं कभी कभार भूल जाता हूं कि मैं रोमांस ऑफ 3 किंगडम्स के ईरा में हूं। यिंगचुआन महल का बैटल कुछ महीनों पहले ही हुआ था, इसलिए शायद वो लोग वहां मिले होंगे। जिस हिसाब से काव काव को यह बात अच्छे से याद नहीं है, इसका मतलब है कि लूबेई की फर्स्ट इंप्रेशन उतनी भी स्ट्रांग नहीं होगी। तभी काव काव ने आगे कहा कि वो बंदा लूबेई किसी फ्लश्ड फेस वाले और अच्छे से बियर्ड बनाए हुए एक कमांडर के साथ आया था। मुझे उसका भी नाम पूछ लेना चाहिए था। वोनहुआ उसकी बात सुन हैरान होकर सोचने लगा कि वो कमांडर पक्का गुआन यू ही होगा। फिर उसने अपनी चाय पीते हुए मन ही मन सोचा कि लूबेई, गुआन यू और झांग फे, मैं उन तीनों से कभी मिलना चाहता हूं। तभी काव काव ने वोनहुआ को बताया कि हम लोग जल्द ही येलो टर्बन आर्मी को सबजुगेट कर देंगे ताकि तुम आराम से रह सको। फिर भी मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। वोनहुआ ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलने वाला। ये सुन काव काव पूछने लगा कि ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलने वाला से तुम्हारा क्या मतलब? वोनहुआ ने बताया कि येलो टर्बन आर्मी की चिंगारियां 1 साल में ही खत्म हो जाएंगी। ये सुन काव काव और शियाहो दोनों ही शांत हो गए। फिर वो दोनों ही जोर जोर से हंसते हुए बोलने लगे कि लगता है तुम हमें और भी ज्यादा अच्छे से फाइट करने के लिए बोल रहे हो। हमें भी तुम्हारी बात मानकर इस वॉर को साल के एंड तक खत्म कर देना चाहिए। वहीं वोनहुआ ये देख चिढ़ते हुए मन ही मन बोलने लगा कि येलो टर्बन आर्मी की पहली वेव वाकई में साल के एंड तक खत्म हो जाने वाली है। यहां तक कि उसे याद करने के लिए इस ईरा का नाम भी चेंज कर दिया जाएगा। और सबसे जरूरी बात यह कि झांग जियाओ जल्द ही किसी डिजीज के चलते मारा जाएगा। इसके बाद सीन किसी जंगलों से भरे एरिया में शिफ्ट होता है। दूर से काफी सारे लोग घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ रहे होते हैं। वो लोग काफी जल्दबाजी में लग रहे थे।
लेकिन वो लोग इस बात से अनजान थे कि झाड़ियों में छिपा कोई शख्स उन्हें ही देख रहा था। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड यू होता है। उन बंदों के वहां से चले जाने के बाद लॉर्ड यू और झांग गुई झाड़ियों से बाहर निकल आए। झांग गुई ने उन बंदों को देखते हुए कहा कि मुझे पक्का यकीन है कि वो लोग पिंगयुआन प्रीफेक्चर की ओर जा रहे हैं। फिर उसने लॉर्ड यू को देख पूछा कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। लॉर्ड यू ने टोपी से अपना चेहरा छुपाते हुए कहा कि चलो इन लोगों को अब हम जियाजो भेजते हैं। झांग गुई को भी उसका ये आइडिया काफी पसंद आया। इसके बाद लॉर्ड यू और झांग गुई ने येलो टर्बन आर्मी में ये अफवाह फैला दी कि हुआतुओ साउथ की ओर जा रहा है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हमें येलो टर्बन आर्मी का बेस कैंप दिखाया जाता है। झांग लियांग जोर जोर से चिल्लाते हुए रो रहा था। वो अपने बड़े भाई का नाम चिल्लाने लगा। वो पूछने लगा कि तुम हमें ऐसे ही छोड़कर कैसे जा सकते हो? हम लोग टाइपिंग के वर्ड को हासिल करने ही वाले थे। इतना बोल वो फिर से जोर जोर से रोने लगा। थोड़ी देर बाद उसके बंदों ने पूछा कि अब आगे क्या करने का प्लान है। झांग लियांग ने कहा कि जल्द ही जनरल झांग जियाओ के फ्यूनरल की तैयारी करो। ऐसे ही साल 184 के सितंबर महीने में झांग जियाओ किसी अननोन डिजीज के चलते खत्म हो जाता है। काओकाओ ने भी येलो टर्बन आर्मी को पूरा जीजोऊ के झूलू प्रीफेक्चर तक पीछे धकेलकर झांग लियांग को खत्म कर दिया। साल 184 के नवंबर महीने में उनका बचा हुआ भाई झांग बाओ भी खुद के सबॉर्डिनेट्स के धोखा देने की वजह से खत्म हो जाता है। साल 184 के 29 दिसंबर को एम्परर लू होंग ने यह डिक्लेयर कर दिया कि येलो टर्बन रिबेलियन पूरी तरह से सप्रेस हो चुका है। साथ ही उसने इस नए ईरा को एस्टैब्लिश करते हुए इसका नाम झुंग पियोंग ईरा रखा। ऐसे ही साल 185 का जनवरी महीना शुरू हो जाता है। हमें यीजी के बेस कैंप का सीन दिखाया जाता है। वो आसमान को देखते हुए सोच रहा था कि फॉर्चुनेटली सबसे बड़ी आग खत्म हो चुकी है। तीनों ही झांग ब्रदर्स खत्म हो चुके हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब कोई बड़े स्केल का रिबेलियन होगा। लेकिन अभी भी कुछ चिंगारियां तो रहेंगी ही। क्या मुझे इस बात से सेटिस्फाइड होना चाहिए कि अब दुनिया कम से कम पहले के मुकाबले तो थोड़ा स्टेबल रहेगी? तभी पीछे से आते हुए वोनवा ने उसे आवाज लगाई। उसने यीजी से कहा कि मैंने कुछ देर पहले ही डिसाइड कर लिया है कि अब मैं क्लिनिक कहाँ मूव करूंगा। हम अगले दिन सुबह ही यहां से निकलने का प्लान बना रहे हैं। यीजी भी उससे बोलने लगा कि तो इसका मतलब आपने डिसीजन ले ही लिया है। फिर वो मन ही मन सोचने लगा कि बड़े रिबेलियन को संभाल लिया गया है और इंपीरियल आर्मी भी वापस जा चुकी है, इसलिए हुआ तो वो पक्का वापस येजो जाने का प्लान बना रहा होगा। तभी वोनवा ने बताया कि हम लोग वानचेंग जा रहे हैं। उसकी बात सुन यीजी ने सरप्राइज्ड होते हुए पूछा कि लेकिन वानचेंग में तो अभी भी येलो टर्बन आर्मी के कुछ लोग बचे हुए हैं। जुजून नाम के बंदे ने भले ही वानचेंग को रिक्लेम कर दिया हो, लेकिन फिर भी वो एक खतरनाक जगह है। वोनवा ने मुस्कुराते हुए उसे बताया कि इसीलिए मेरा वहां जाना जरूरी है। क्या तुम्हें वो दिन याद नहीं जब मैंने कहा था कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना चाहिए? ये सुन यीजी हैरान होकर सोचने लगा कि क्या इसे वो बात अभी भी याद है। फिर उसने तुरंत ही वनवा को ग्रीट करते हुए कहा कि मैं आपको दुनिया के हर एक कोने तक फॉलो करूंगा। इसके बाद सीन किसी बर्फीले पहाड़ों में शिफ्ट होता है। हमें जंगल के बीच में एक बंदा दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी से बचकर भाग रहा हो। वो काफी घायल हो चुका था। तभी उसका पीछा कर रहे बंदों ने उसे देख लिया। ये येलो टर्बन आर्मी के लोग होते हैं। उनमें से एक बंदे ने चिल्लाकर बाकियों से आगे भाग रहे बंदे को पकड़ने को कहा। उसकी बात सुन वो लोग तेजी से हाथ में हथियार लिए आगे बढ़ने लगे। वो येलो टर्बन आर्मी का बंदा बाकियों से बोल रहा था कि वो बंदा काफी घायल हो चुका है, इसलिए वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएगा। वहीं वो बंदा पेड़ के पीछे छिपा उन येलो टर्बन आर्मी के लोगों को आगे भागते हुए देख रहा था। उनके वहां से चले जाने के बाद उसने चैन की सांस ली। फिर वो गुस्सा होते हुए मन ही मन बोलने लगा कि ये कमीने मेरा उनको रॉयल फैमिली से बचाने का कर्ज चुकाना तो दूर की बात है, लेकिन अब मुझे धोखा भी दे रहे हैं। मैंने उन्हें कितनी ही बार समझाया है कि उन बेचारे किसानों के पास से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इन्हें तो बस अपनी भूख की ही पड़ी है। शायद मेरा उनसे ऐसे अलग हो जाना ही बेहतर है। वो ये सब सोच ही रहा था कि कुछ देखकर वो चौंक गया। उसे दूर से कुछ बंदे अपनी ओर आते हुए दिखाई दिए। ये लोग कोई और नहीं बल्कि वोनहुआ और उसके साथी होते हैं। लॉर्ड यू ने सामने की तरफ इशारा करते हुए वोनहुआ को बताया कि अगर हम बस उस पहाड़ को पार कर लें तो हमें वानचेंग दिखाई देने लगेगा। वहीं वोनहुआ सोच रहा था कि जहां तक मुझे याद है, हिस्ट्री के हिसाब से सुन जियान, जिसे जियांगडोंग का टाइगर भी कहा जाता है, उसने वानचेंग की दीवार चढ़कर झाओहोंग को मार दिया था। इसके बाद काओ काओ को जीनान स्टेट के चांसलर के तौर पे अपॉइंट किया गया था और उस सुन जियान को एक इंडिपेंडेंट वॉर मिनिस्टर बना दिया गया था। वहीं अगर लू बेई, गुआन यू और जांग फेई की बात की जाए तो वो लोग तो बेचारे इस वक्त अनएम्प्लॉयड होंगे। मुझे याद नहीं कि साल 150 में क्या हुआ था, इसलिए मैं पता नहीं लगा पाऊंगा कि आगे क्या होने वाला है। वहीं वो बंदा अभी भी पेड़ के पीछे छिपा वनवा और उसके साथियों को देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि ये पक्का हुआ तो ही है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या ये वानचेंग की ओर जा रहा है? उस जगह जाना काफी खतरनाक है।
तभी उसे पीछे से उन येलो टर्बन आर्मी के लोगों की आवाज सुनाई दी, जो कि अभी भी उसे ही ढूंढ रहे थे। ये देख उसने परेशान होते हुए सोचा कि मुझे तो लगा था कि मैंने इनसे अपना पीछा छुड़वा लिया है। तभी उन येलो टर्बन आर्मी के बंदों में से एक ने अपने बॉस को रुकने को बोला। उसने शातिर मुस्कान के साथ वोनवा के ग्रुप की ओर इशारा करते हुए कहा कि देखो, वहां एक पार्टी जा रही है। क्या ऐसा नहीं लगता कि उनके पास उन बैग्स में काफी सारे पैसे होंगे? और ऊपर से उनके साथ एक बहुत ही सुंदर लड़की भी है। ये सुन उसके बॉस ने भी ईवल तरीके से हंसते हुए कहा कि लगता है हमें कोयला ढूंढते हुए हीरा मिल चुका है। वहीं वो पेड़ के पीछे छिपा बंदा भी गुस्से से उन्हें ही देख रहा था। उसने अपनी तलवार निकालकर मन ही मन कहा कि ये कमीने अब लोगों को लूटने पे भी उतर आए हैं। फिर उसने अपनी हालत के बारे में याद करते हुए सोचा कि लेकिन अभी तो मैं अपनी चोट की वजह से ठीक से चल भी नहीं पा रहा। मुझे अपने काम से ही काम रखना चाहिए। जब मैं खुद को ही मुश्किल से बचा पा रहा हूं, तो फिर मैं दूसरों की मदद कैसे कर सकता हूं? इतना सोच वो पीछे मुड़कर वहां से निकलने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि मैं और क्या ही कर सकता हूं। तभी उसके कानों में बॉस की आवाज सुनाई दी, जो कि अपने बंदों से बोल रहा था कि सबसे पहले उन हथियारबंद लोगों को निपटाओ। उसके बंदों ने भी उसका ऑर्डर मान लिया। फिर एक बंदे ने अपना तीर कमान निकालते हुए कहा कि तो फिर सबसे पहले हम उस लाल कपड़ों वाले बंदे से स्टार्ट करते हैं। इतना बोल वो तुरंत ही वोनवा पे निशाना लगाने लगा। तभी कहीं से एक पत्थर उड़ता हुआ आया और सीधा उस बंदे के मुंह पे जा लगा। इससे उसका निशाना चूक गया और तीर सीधा वोनवा के ग्रुप के आगे एक पेड़ में जा लगा। ये देख लॉर्ड यू और झांगुई भी तुरंत ही चौकन्ना हो गए। तभी उस पहले छिपे हुए बंदे ने उन येलो टर्बन आर्मी के बंदों के सामने आते हुए कहा कि कमीनो, तुम इतनी नीच हरकत कैसे कर सकते हो? क्या मैंने तुम लोगों से पहले ही नहीं कहा था कि हमें चोरी चकारी नहीं करनी चाहिए? वहीं दूर खड़े उनका तमाशा देख रहे झांगुई ने वोनवा से पूछा कि क्या हमें उन बंदों को निपटा देना चाहिए? वोनवा ने उस घायल बंदे को देखते हुए कहा कि लगता है वो बंदा हमारी मदद करने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा ही है तो हम भी उसे अकेले फाइट करने के लिए नहीं छोड़ सकते। वहीं वो येलो टर्बन आर्मी के बंदे भी हरकत में आ चुके थे। वो उस घायल बंदे को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। वो बंदा भी सोच रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया? मैं अपनी ऐसी हालत में क्या ही कर पाऊंगा? मुझे इन्हें हर हाल में रोकना ही होगा। तभी अचानक किसी ने उन येलो टर्बन आर्मी के बंदों पे हमला कर दिया। ये झांगगुई होता है। उसके साथ ही लॉर्ड यू ने भी उन पर हमला कर दिया था। वोनवा भी अपनी तलवार लिए उनके साथ ही हमला कर रहा था। वो बंदा ये सब देखकर पूरी तरह से भौचक्का रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वोनवा तलवारबाजी में इतना अच्छा कैसे हो सकता है। उसने स्किलफुली लड़ाई कर रहे वोनवा को देख सोचा कि ऐसा लग रहा है कि कोई एक जनरल बैटलफील्ड में लड़ाई कर रहा हो। आखिर एक फिजिशियन के पास ऐसा मार्शल आर्ट्स कैसे हो सकता है? वहीं येलो टर्बन आर्मी के लोग वोनवा और उसके गार्ड्स के आगे बिल्कुल भी नहीं टिक पा रहे थे। थोड़ी ही देर में उन्होंने येलो टर्बन आर्मी के सारे लोगों को खत्म कर दिया। तो इस पार्ट को अब हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपने अब तक लाइक और कमेंट नहीं किया तो जाते जाते वो भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।